नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पतंजलि योग सूत्रम सीरीज पढ़ रहे हैं। आज उसका 8वां अध्याय है, 8वां सेशन है आज जिसको हम पढ़ रहे हैं। हम पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक पिछले सेशन में पढ़ रहे थे। आज वहीं से आगे शुरू करेंगे। दोस्तों, हमने 3रे श्लोक में पढ़ा था, तदा द्रष्टुहु स्वरूपेण अवस्थानम। तदा मतलब उस समय, द्रष्टुहु दृष्टा की, आत्मा की, स्वरूपेण अपने रूप में, अवस्थानम स्थिति हो जाती है। पहला श्लोक था, पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र था योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। और अब 3रा सूत्र ये कहता है कि जब इस तरह से चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है, उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। आज हम इसको और थोड़ा इलॉबरेट करेंगे। वी विल डिस्कस दिस कि ये दृष्टा कौन है जो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसी बात को समझाने के लिए एक महान ग्रंथ का सृजन किया, जिसका नाम है दृग दृश्य विवेक। दृग मतलब सीयर, देखने वाला। दृश्य मतलब सीन, जो देखा जाता है। विवेक मतलब डिसर्न, उनमें अंतर कर पाना। अंतर कर पाना दृष्टा और दृश्य में, अंतर कर पाना सीयर और सीन में, नोअर और नोन में, पुरुष और प्रकृति में, आत्मा और अनात्मा में। इसमें अंतर कर पाना, इसमें भेद कर पाना, इसका विवेक ही दृग दृश्य विवेक है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों हम ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा अनात्मा का अंतर है? क्योंकि कॉन्शियसनेस केवल एक ही है, आत्मा केवल एक ही है। वही हमें कॉन्शियस करती है किसी भी चीजों के प्रति। तो जो देखने वाला है वो और जो देखा जा रहा है उसमें अंतर है। इसी को आज हम थोड़ा सा समझते हैं। दृष्टा कौन है? कौन है दृष्टा, जिसका सूत्र 3 में कहा गया दृष्टा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। सो इस बात को समझने के लिए 2 छोटी बातें समझना जरूरी है। पहली, जिसको भी मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं। मैं इस लैपटॉप को देख सकता हूं तो मैं लैपटॉप नहीं हूं। मैं उस दरवाजे को देख सकता हूं तो मैं दरवाजा नहीं हूं। मैं टेबल को देख सकता हूं तो मैं टेबल नहीं हूं। मैं कार को देख सकता हूं तो मैं कार नहीं हूं। मैं पेन को देख सकता हूं तो मैं पेन नहीं हूं। ये बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक। दूसरा, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देख सकता हूं, उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, ना कि मुझे। जैसे यदि मैं टेबल को देख सकता हूं तो मैं टेबल नहीं हूं, और टेबल की हार्डनेस जो है वो टेबल को बिलोंग करती है, ना कि मुझे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि टेबल हार्ड है इसलिए मैं भी हार्ड हो गया। ठीक। कार का रंग कार को बिलोंग करता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कार लाल रंग की है इसलिए मैं लाल रंग का हूं, क्योंकि मैं उस कार में बैठ के कार को चला रहा हूं। पेन काला है इसलिए मैं काला हूं क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता। तो जो भी ऑब्जेक्ट को मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं, पहली बात। तभी तो मैं देख सकता हूं, क्योंकि जो देख रहा है वो अलग ही तो होगा उससे। और दूसरी बात, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देख सकता हूं उसकी क्वालिटीज उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, मुझे नहीं बिलोंग करती। ठीक। अब इन 2 छोटी बातों को अपने जीवन में उतार के देखते हैं और समझते हैं दृष्टा कौन है। ये शरीर, दिस बॉडी, चूंकि मैं इस शरीर को देख सकता हूं इसीलिए मैं ये शरीर नहीं हूं।
इस शरीर का, अगर ये शरीर पुरुष का है तो ये जो पुरुषत्व है या स्त्रीत्व है इस शरीर का, ये शरीर को बिलोंग करता है, ना कि मुझे। मैं शरीर को देख सकता हूं, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। और शरीर अगर पुरुष का है तो ये पुरुषत्व, और अगर स्त्री का है ये तो स्त्रीत्व, ये शरीर को बिलोंग करता है, मुझे नहीं। इसका मतलब यदि मेरा शरीर पुरुष का है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुष हूं। अगर मेरा शरीर स्त्री का है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्त्री हूं। दूसरा रूल याद कीजिए, उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज उसको बिलोंग करती हैं, ना कि मुझे। अगर ये शरीर खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूबसूरत हूं। अगर ये शरीर गोरा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोरा हूं। अगर ये शरीर हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हेल्दी हूं। अगर ये शरीर काला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काला हूं। अगर ये शरीर अनहेल्दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनहेल्दी हूं। तो इस शरीर की क्वालिटीज शरीर को बिलोंग करती है, मुझे नहीं। क्योंकि मैं शरीर को देख सकता हूं, इसीलिए मैं ये शरीर नहीं हूं, और शरीर की क्वालिटी शरीर को बिलोंग करती है। अब इसके आगे एक तर्क दिया जा सकता है, पर मैं जब सामने ग्लास को देखता हूं तो मैंने मान लिया कि मैं ग्लास नहीं हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं सामने उसे, और ग्लास की टफनेस ग्लास को बिलोंग करती है, मुझे बिलोंग नहीं करती। पर मेरे शरीर को कोई छुए तो मुझे सेंसेशन होता है, ग्लास को कोई छुए तो मुझे सेंसेशन नहीं होता। तो शरीर को कोई छूता है तो मुझे महसूस हो जाता है। तो उस ग्लास और शरीर में तो अंतर है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। पर इस अंतर को भी अगर आप थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें भी कोई विशिष्ट अंतर नहीं है। इस हाथ को अगर कोई छुए तो मुझे महसूस होता है, ये एक न्यूरल फिनोमिना है। अगर आपके इस हाथ पे एनेस्थीसिया लगा दिया जाए, आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए, तो यह आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, और कोई इसको छुएगा तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। छूने का दूर, कोई इसको काट देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे कैसे? अगर सेंसेशन ही आपके होने का प्रमाण है, तो क्या अगर एनेस्थीसिया दे दिया तो आप ये कहने लगेंगे कि आप ये नहीं है? ऐसा नहीं है। ये कल्पना कीजिए कोई साइंस फिक्शन मूवी हो। उस साइंस फिक्शन मूवी में जो न्यूरल्स हैं, मेरे न्यूरॉन्स हैं, उनसे जो भी न्यूरल ट्रांसमीटर्स जो भी हैं पूरे शरीर को की जानकारियों को ट्रांसमिट करते हैं ऊपर तक, अगर वो इतने डेवलप हो जाएं कि इस टेबल तक भी वो पहुंच जाए किसी साइंस फिक्शन, तो कोई टेबल को छुएगा तो आपको लगेगा आपको छुआ है। ऐसा होता भी है वैसे। न्यूरल ट्रांसमीटर्स तो छोड़ दीजिए, साइकिक ट्रांसमीटर्स जरूर होते हैं। आपने एक जमीन ले रखी है कहीं, कोई उसको छू तो दे, आपको लगेगा आपको छू लिया है। कोई उस जमीन पे अपनी कोई चीज गाड़ दे तो आपको लगेगा आप पे गाड़ दिया, आप लड़ने को तैयार हो जाए। कोई आपका व्यक्ति है, कोई उसे छू दे तो आपको सहन नहीं होगा। तो साइकिक ट्रांसमीटर तो चलते ही है। न्यूरल ट्रांसमीटर्स और साइकिक ट्रांसमीटर्स, ये दोनों के कारण हमें उसका एहसास होता है। इस कारण केवल ये कहना कि चूंकि मुझे सेंसेशन होता है इसलिए मैं ये हूं, ये वैज्ञानिक रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सेंसेशन तो आपके यूं खत्म किए जा सकते हैं, आपका बिल्कुल सेंसेशन नहीं होगा। ऐसे ही तो ऑपरेशंस होते हैं। तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मैं ये हूं क्योंकि मुझे सेंसेशन होता है, तो सेंसेशन हम अभी बंद कर दें तो क्या आप वो नहीं हो जाएंगे? अब थोड़ा सा इस तर्क में और आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात हमें समझ में आती है तो फिर ये बात भी समझ में आएगी कि अगर कुर्सी है, उसका एक हिस्सा टूट जाता है, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं दिव्यांग हो गया क्योंकि कुर्सी का एक पैर टूट गया है। पर यदि शरीर का एक हिस्सा टूट जाता है, तो इसी तर्क से मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं दिव्यांग हो गया। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है। जैसे कुर्सी का एक हिस्सा टूट जाने से मैं दिव्यांग नहीं होता क्योंकि मैं कुर्सी नहीं हूं, इसी तरह इस शरीर में कोई विकृति आ जाने से मैं विकृत नहीं होता क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। टाइम इमेमोरियल से अष्टावक्र जैसे महान विद्वान की कहानी प्रचलित है और शास्त्रों में बारंबार कही जाती है।
और आपने सुनी होगी, प्रसंगवत फिर से बताया, ये अष्टावक्र एक छोटा सा बालक जनक के राज दरबार में विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ करने पहुंचा। अष्टावक्र का जो शरीर था वो 8 जगह से वक्र था, इसीलिए उसे अष्टावक्र कहा करते थे। वो वक्र इसलिए था क्योंकि पिता ने ही उसे श्राप दिया था, तो कि तेरा पूरा शरीर वक्र हो जाएगा, तो उसका पूरा शरीर वक्र हो चुका था। तो जब वो जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने एक बालक पहुंचा, तो दरबारी ने भी रोका। अंततः वो अंदर जब पहुंचा तो राजा ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तो छोटे से बालक ने, जिसका पूरा शरीर वक्र था, उसने बोला, महाराज मैं यहां विद्वानों की सभा में आत्म विषय पर चर्चा करने आया हूं। राजा जनक ने मुस्कुरा के उससे पूछा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? उसने बोला, हाँ महाराज, मुझे अच्छे से पता है, मैं आत्म विषयक चर्चा करूंगा यहां। ये सुनते ही सारे विद्वान जोर जोर से हंसने लगे। जब वो जोर जोर से हंसे, उसके बाद राजा जनक ने कहा, आपको क्यों लगता है कि आप इस सभा के काबिल हैं? बड़ी गंभीर होकर अष्टावक्र ने उत्तर दिया, महाराज मुझे लगता है कि यह सभा मेरे काबिल नहीं, क्योंकि मैं चमारों की इस सभा में चर्चा नहीं करना चाहता। क्या तात्पर्य था उनका ये कहने से? राजा जनक को क्रोध आया कि इतने ज्ञानियों को वो इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। राजा जनक ने कहा, आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अन्यथा आपको सजा मिलेगी। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रभु, आपने जब इस आत्मविज्ञान पर चर्चा करने के लिए इन ज्ञानियों को यहां इकट्ठा किया, मैं यहां चर्चा करने के लिए आया, और जैसे ही मैंने कहा मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं, इन सभी लोगों ने मेरे शरीर की उम्र और मेरे शरीर की वक्रता को देख के ये हंसने लगे। जो व्यक्ति दमड़ी को देखता है वो व्यापारी होता है, जो व्यक्ति चमड़ी को देखता है उसे चमार कहा जाता है, और जो व्यक्ति आत्मा को देखता है उसे आत्मज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि यही तीनों का मूल रुचि होती है। तो यदि किसी को मेरे वक्र शरीर के अंदर मेरी स्ट्रेट, मेरी पुण्य प्रताप आत्मा नहीं दिखी, तो ऐसे व्यक्तियों से मैं क्या आत्मा विषय पे चर्चा करूं? मेरा शरीर वक्र होने से मेरी आत्मा थोड़ी वक्र हो जाती है। जो कोई इतना भी नहीं समझता, मैं उससे क्या चर्चा करूंगा? मेरे शरीर को घाव होने से मेरी आत्मा पे घाव नहीं होता, मेरे शरीर के टूट जाने से मेरी आत्मा नहीं टूट जाती। मेरी आत्मा तब भी स्ट्रेट होती है जैसे आपकी है और जैसे मेरी है। हमारे शरीर की उम्र अलग हो सकती है, पर आत्मा की उम्र एक है। जो ये भी नहीं जानता, मैं उससे क्या आत्मविषयक चर्चा करूं? उसके बाद जनक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया, और फिर अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका क्या मतलब है? चलिए, अगर शरीर में कोई वक्रता आ गई, शरीर में कोई कोई हिस्सा शरीर का डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा इसमें गैप है। शरीर में अगर कोई कष्ट आया है तो ये एक फैक्ट है। जैसे कुर्सी टूटी है, इट्स अ फैक्ट एंड वी नीड टू डील विथ इट। सिमिलरली, अगर शरीर में कुछ विकृति आई है तो ये एक फैक्ट है और हमें उसको डील करना चाहिए फैक्ट के रूप में। पर होता क्या है, उस फैक्ट के साथ हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। जैसे ही शरीर में कोई कमी आती है, हम इमोशंस जोड़ देते हैं। जैसे मैं मोटा हूं, जैसे मैं दिव्यांग हूं, जो भी कुछ अपने बारे में हम सोचने लगते हैं, क्योंकि मैं उस शरीर को खुद पे आरोपित करता हूं। तो मैं, शरीर में कुछ गड़बड़ हुई तो मैंने कहा आई एम ब्रोकन, आई एम फैट। इससे एक नेगेटिव जजमेंट आता है। इस नेगेटिव जजमेंट से सफरिंग शुरू होती है और मैं दुखी होने लगता हूं। शरीर में कहीं चोट लगी है तो दर्द स्वाभाविक है। दर्द शरीर से संबंधित है, दुख मन से संबंधित है। प्लीज जानिए, इन दोनों में मूल अंतर है। दर्द शरीर से संबंधित है और दुख मन से संबंधित है। दर्द एक फैक्ट है जो हमें डील करना है जिससे। दुख ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है, हम चाह के दुखी होते हैं। सो दुख हम चूज करते हैं, दर्द फैक्ट है। दर्द फिजिकल है, दर्द सेंसेशनल है। ये नर्व्स के कारण होता है, नर्व्स ऊपर जानकारी देती है और हमें दर्द होता है।
जबकि दुख साइकोलॉजिकल है, ये उस पेन के प्रति हमारा रेस्पॉन्स है। तो दर्द पेन है, दुख सफरिंग है। दर्द फैक्ट है, दुख ऑप्शनल है, सफरिंग ऑप्शनल है। इसीलिए ऑल सफरिंग इज ऑप्शनल। इस दुनिया में जो भी दुखी है उसने उस दुख को चूज किया है। हां, दर्द उसने चूज किया, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो योग क्या है? इट इज डिस्कनेक्ट द एसोसिएशन बिटवीन पेन एंड सफरिंग। योग क्या करता है? दुख संयोग वियोग, दुख के साथ जो दर्द का संयोग है उसको अलग कर देगा। इसका मतलब अगर हमारे शरीर को कुछ हुआ है तो दर्द तो हो रहा है, पर हम उसके बारे में दुखी नहीं होंगे, सफरिंग नहीं लाएंगे अपने अंदर। संत महात्माओं को भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं दर्द में, बिलक बिलक के रोते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं। दे हैव पेन, दे क्राई इन पेन। कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, आप सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति ही क्यों ना हो, भगवान बुद्ध ही क्यों ना हो, यदि शरीर में दर्द होगा तो आंखों से स्वतः आंसू निकलेंगे। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बट दे डोंट सफर। ये उनमें और हम लोगों में अंतर है। हम लोग पेन के साथ सफरिंग भी जोड़ते हैं। हम सफर भी करते हैं, आगे क्या होगा, अब दूसरों का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, ये सब सोच सोच के हम हमारे उस पेन को कई गुना बढ़ा लेते हैं। सो पेन इज अ फैक्ट, suffering is optional. If hand is broken, deal with it, deal with the pain, eliminate the suffering. So इस तरह से मूल अंतर है पेन और सफरिंग के बीच। चलिए अब आगे बढ़े। जैसे मैं अपने शरीर को देख सकता हूं, इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं मेरे मन को और बुद्धि को भी तो देख सकता हूं। आई कैन सी माई इमोशंस। मैं देख सकता हूं कैसे मेरे अंदर भाव आ रहा है। मैं देख सकता हूं कि देखो अभी मैं दुखी हो रहा हूं। मैं देख सकता हूं देखो अभी मैं कितना खुश हो रहा हूं। मैं देख सकता हूं मुझे जलन हो रही है इस समय। मैं देख सकता हूं मेरे सारे भाव, मैं देख सकता हूं क्रोध के, जेलसी के, ईर्ष्या के, बैर के। आई कैन सी माई थॉट्स। मैं अपने विचारों को देख सकता हूं। मैं अपने कल्पनाओं को देख सकता हूं कि मैं करियर की प्लानिंग कर रहा हूं, मैं देख सकता हूं। तो फिर वही नियम, जिसका मैं देख सकता हूं फिर मैं नहीं। सो आई एम नॉट माई इमोशंस, क्योंकि ये तो बदलते जाते हैं। आई एम नॉट माई थॉट्स, क्योंकि ये भी बदलते जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे शरीर के विकृत होने से मैं विकृत नहीं होता, इसी तरह से अगर आगे हम बढ़े, सो हैप्पीनेस और सैडनेस, ये जो वृत्तियां हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, ये माइंड को बिलोंग करते हैं। ये मेरे मन के फ्लक्चुएशंस हैं, मेरे नहीं है। मैं दुखी नहीं हूं, मन दुखी है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, मन दुखी हो सकता है, मन दुखी है ये सेंटेंस सही है। मैं दुखी हूं ये सेंटेंस गलत है। ये शरीर मोटा है ये सेंटेंस सही है। मैं मोटा हूं ये सेंटेंस गलत है। ठीक, ये तो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उस ऑब्जेक्ट के, वो उसको बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं। तो फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुखी हूं? जब भी वो घटना होती है, जब भी वो स्थितियां आती हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं दुखी हूं? उसका कारण है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी जागरूकता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसको दृष्टा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, आप समझे वो टॉर्च की तरह है। ठीक है, वो टॉर्च की तरह है। वो हमारे मन में, पूरा मन एक कैनवास की तरह है। अब कहीं भी आप उस टॉर्च को मारेंगे तो उस कैनवास पे उस जगह जो बना हुआ एकदम से दिखने लगेगा। इस तरफ बहुत खूबसूरत चीज बनी हुई है, इस तरफ कुरूप चीज बनी हुई है, इस तरफ न्यूट्रल चीज बनी हुई है। तो जब भी आप अपनी टॉर्च को जहां भी मारेंगे आपको वो दिखेगा। सो कॉन्शियसनेस इल्यूमिनेट करती है, प्रकाशित करती है मन के अंदर जो जो चीजें भरी हुई है। अचानक कॉन्शियसनेस किसी याद को प्रकाशित कर देगी और अचानक आपकी चेतना याद पे स्थिर हो जाएगी और आप उस याद में डूब जाएंगे और आप अपने बचपन को याद करेंगे। शायद आप खुश हो जाएं, शायद आप दुखी हो जाएं, फिर आपके अंदर भाव आने लगेंगे। अचानक वो कैसे आ गया? कॉन्शियसनेस ने उस बचपन पे प्रोजेक्ट कर दिया। अचानक किसी का फोन आ गया और आप उस फोन में लग गए, आपकी कॉन्शियसनेस फिर कहीं और चली गई, वो ध्यान हट गया। सो कॉन्शियसनेस एक लाइट की तरह है जो अलग अलग चीजों को इल्यूमिनेट करती है। वही दृष्टा
जैसे सूर्य का प्रकाश पवित्र गीता पे भी पड़ता है और सड़क पे नाली पे भी पड़ता है, दोनों को प्रकाशित करता है। इसी तरह हमारी चेतना सात्विक वृत्तियों को भी प्रकाशित करती है और तामसिक वृत्तियों को भी प्रकाशित करती है। इसी तरह से कभी हमारे मन में बहुत खूबसूरत विचार भी आते हैं, वो भी प्रकाशित होते हैं। कई बार हमारे मन में बड़े कुरूप विचार आते हैं, हमें खुद को शर्म आती है कि हमने ऐसा क्यों सोचा। ये कॉन्शियसनेस सबको प्रकाशित करती है। जहां भी आप इसको डाइवर्ट कर देंगे, सात्विक तरफ या तामसिक तरफ, उस अनुसार वो प्रकाशित करेगी। पर ये बताइए, सूरज की रोशनी जब गीता पे पड़ती है तो क्या इससे सूरज पवित्र हो जाता है? और अगर सूरज की रोशनी नाली पे पड़ती है तो क्या अपवित्र हो जाता है? नहीं ना। सो कॉन्शियसनेस जिसको भी, जिस पे भी लाइट पड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट के कारण पवित्र या अपवित्र नहीं होता। कॉन्शियसनेस या दृष्टा केवल देखता है, वो केवल दिखाता है, वो पवित्र या अपवित्र नहीं होता। कुछ दुख की जगह प्रकाशित हुई तो यू फील सैड अबाउट दैट प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंस इज, फीलिंग सैड इज नॉट अ प्रॉब्लम। दुखी महसूस करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस समय कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना उस दुख की चीजों को प्रकाशित कर रही है, तो वो भाव मेरे अंदर आ रहे हैं। फीलिंग सैड इज ओके, बीइंग सैड इज अ प्रॉब्लम। मेरा मन दुखी महसूस कर रहा है, आज से ये सेंटेंस बोलिए, मैं दुखी हूं, ये गलत है, क्योंकि मैं इस मन के परे हूं। तो जब हम हमारी वोकेबलरी सुधारना चालू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे न्यूरल चेंजेस भी चालू होंगे। इसी को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे शब्द आप मुंह से बोलते हैं, वैसे विचार धीरे धीरे आने लगते हैं। तो वोकेबलरी में इंप्रूव कीजिए। मैं बहुत खुश हूं, नहीं नहीं, आज मन बहुत खुश है, आज मन दुखी है। शरीर मोटा हो रहा है, ये कहिए। शरीर दुबला हो रहा है, ये कहिए। ठीक। सो इससे आप बार बार अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखेंगे कि मैं शरीर की बात कर रहा हूं, ये शरीर आलसी हो रहा है, शरीर में बड़ी ऊर्जा है। इस तरह से हमें हमारे कॉन्वर्सेशन को रखना चाहिए। सो इससे हमें क्लैरिटी डेवलप होगी। पर जैसा हमने कहा, वो जो चेतना है, वो जो चैतन्य है, जो प्रकाशित करता है, वो अप्रभावित रहता है। वो नाली पे सूरज की रोशनी गिरे या गीता पे, वो अप्रभावित रहती है सूरज की रोशनी, वो पवित्र रहती है। इसी तरह चेतना जो प्रकाशित करती है, वो बिल्कुल अप्रभावित रहती है, वो जिसको भी प्रकाशित करे। वो अच्छे से अच्छी चीज आपके मन में लेके आए, उसको उस पे फोकस कर। अच्छा, मन में सब कुछ है, हमने पिछले सेशंस में बताया है। मन में पता नहीं कितने जन्मों की यादें इकट्ठी हैं। अब हम किस जगह कब किस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। पर हम दृश्य, भाव, विचार जैसे हम उसको प्रकाशित करते हैं, समस्या ये होती है कि हम खो जाते हैं। हमें लगता है हम ही वो हैं और हम पूरे उस इमोशन में डूब जाते हैं। हम दूर से टॉर्च लेके साक्षी की तरह नहीं देख पाते कि देखो अब मेरे मन में दुख आ रहा है, चलो मैं टॉर्च को घुमा के अच्छी जगह ले जाऊं और ताकि मेरे मन में कुछ अच्छा है। हम ऐसा नहीं करते, हम पूरी तरह से फिर उसमें डूब जाते हैं। हम उस मानो को ये मूवी देख रहे हैं तो हम उस मूवी के फ्लो में बह जाते हैं और खुद को रॉन्गली आइडेंटिफाई करने लगते हैं। कई लोग तो मूवी देखते देखते भी रोने लगते हैं, उन्हें डर आने लगता है, वो दांत चबाने लगते हैं। ऐसा क्यों? वो भूल जाते हैं कि ये ड्रामा है। इसीलिए छोटे बच्चे जब मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवी देखो, कितने डर जाते हैं, क्योंकि उनको ही नहीं पता होता है ड्रामा है। वो बिल्कुल उसको महसूस करने लगते हैं। आप किसी मॉल में जाइए, वो जो 3D रियलिटीज दिखाते हैं मॉल में, देखा होगा आपने भी कई जगह। उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल आंख पे आपके कैमरा लगा देते हैं आर्टिफिशियल सिमुलेशन करने के लिए, और उसके बाद आपको एक पतली सी पगडंडी पे चलने को बोला जाता है। वो हम अनुभव से बता रहे, हमने किया है। वो पतली सी पगडंडी फ्लैट जमीन पे रखी होती है, पर जैसे आप वो पहन लेते हैं कैमरा, तो आपको ऐसा दिखने लगता है कि मानो आप एक 50 मंजिला ऊपर बिल्डिंग पे हैं और उस पे से एक रॉड निकल रही है, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप उस रॉड पे चल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि आप एक मॉल के अंदर हैं और एक पतली सी इन्होंने एक पगडंडी बनाई हुई है, उसके इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, और इस पगडंडी की ऊंचाई मुश्किल से आधा फीट है, इतनी सी ऊंची है वो। आपको अच्छे से पता है, आपने देख के उस पर चढ़े, पर आप जब वो लगा लेते हैं कैमरा, उसके बाद आप घबराने लगते हैं, क्योंकि आपकी आंखें आपको बताती हैं कि आप गिर जाएंगे।
जबकि आपको पता है आप नहीं गिरेंगे। फिर कौन लोग गिर जाते हैं? क्योंकि वो फ्लो में बह जाते हैं, वो जो देख रहे हैं उसी को सच मानने लगते हैं, पैर उनके कांपने लगते हैं। पर आपको क्या करना पड़ता है? आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है ये ड्रामा चल रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन, मैं कहीं नहीं गिर सकता, ये जस्ट एन आर्टिफिशियल सिमुलेशन है। जब आप हॉरर मूवी देखते हैं तो जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डर जाते हैं, पर अगर आप साक्षी भाव बना लें और आप ये समझे कि ये ड्रामा चल रहा है, ये जो हॉरर पिक्चर दिखा रहे हैं, इस भूत के सामने 10 लोग कैमरा लेके खड़े हैं चारों तरफ से, और ये अकेला है नहीं, भले रात है नहीं, इन्होंने आर्टिफिशियली सब बना रखा है। जैसे आपको अवेयरनेस आती है आपका डर काफुर हो जाता है। सो हम साक्षी भाव जहां खत्म हुआ फिर हम उसी के साथ तैरने लग जाते हैं। हाँ, पर अगर हम स्थिर हो जाए, बिल्कुल स्थिर भाव से देखें, तो फिर आपको इन विचारों का ट्रैफिक आता जाता दिखेगा। पर अगर आप भी उसके साथ घूमने लगेंगे तो फिर आप ट्रैफिक नहीं देख पाएंगे, आप उसमें एंगेज हो जाएंगे। जैसे धरती घूम रही है, हमें क्यों नहीं पता पड़ता, इतनी तेज घूम रही है क्योंकि हम भी धरती के साथ घूम रहे हैं। अगर हम रुक जाएं तो हम धरती का मोशन देख सकते हैं, पर हम भी घूम रहे हैं, इसलिए हम में से कोई नहीं कह सकता धरती घूम रही है। हमें, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह से मन जब घूमता है तो अगर आप साक्षी हैं तो मन को घूमता देख पाएंगे। जब गुस्सा आता है, आप साक्षी हैं तो गुस्से को आता देख पाएंगे। पर अगर आप साक्षी नहीं है तो आप गुस्सा हो जाएंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप उस पर एक्सप्रेस करने लग जाएंगे, फिर तो आप खुद ही गुस्सा हो गए। गुस्सा एक भाव की तरह आपके सामने से होकर नहीं गुजरेगा। यही अंडरस्टैंडिंग योग है। तो हमें अनमूविंग ऑब्जर्वर बनना है, बिल्कुल रुक जाए। जैसे दिल्ली में बहुत भारी ट्रैफिक घूमता है, एक बार हमने करा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप दिल्ली में किसी ऐसे चौराहे में बीच में जाके बैठ जाइए जहां ट्रैफिक घूम रहा है, इतना अजीब लगता है, चारों तरफ इतनी तेजी से गाड़ियां घूम रही हैं और आप बिल्कुल आराम से बीच में बैठे, तब आप दिल्ली की रफ्तार को देख पाएंगे। पर आप तो खुद ही दौड़ रहे हैं तो आप रफ्तार नहीं देख पाएंगे। तो आपको रुकना होगा, तब आप माइंड की गति को देख पाएंगे कैसे वो घूम रहा है। अन्यथा हम माइंड के साथ ही घूमते रहते हैं, हम माइंड को ही खुद पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो अनमूविंग स्थिर साक्षी दृष्टा है, ये वृत्तियों के परे है। ये दृष्टा जब स्वयं में स्थापित होता है, जैसे ही वृत्तियों से आप परे हो जाते हैं तो ये दृष्टा स्वयं में स्थापित हो जाता है। आप उस भागा दौड़ी से निकल के बीच में बैठ जाते हैं, तब आप स्वयं में स्थापित हो जाते हैं। तत्त्वम असि आप जान लेते हैं, आप समझ लेते हैं। पर जब तक आप मूव करेंगे साथ में, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसको चैतन्य कहते हैं, ये वो स्थिर है। याद कीजिए, भगवत गीता में हमने पढ़ा था, भगवान ने कहा था आत्मा अचल है, स्थिर है, स्थिर है। इसको कूटस्थ भी कहते हैं। कूटस्थ मतलब सांचा। जैसे एक सांचा होता है, उसमें आप सोना डाल दें सात्विक गुण, चांदी डाल रहे राजसिक गुण, तांबा डाल दें तम गुण, तो वैसे ही रूप बन जाएगा। पर सांचा रूप नहीं बदलता, उसमें जो डलता है वो रूप बदलता है। तो मन उसमें डला हुआ है, रूप मन बदलता है, सांचा तो स्थिर रहता है। हम स्थिर रहें और हम केवल देखें, इसकी साधना हमें बार बार करनी है। पर अब आप ये कहेंगे कि सर ये इंटेलेक्चुअली तो समझ में आ गया, बिल्कुल सच है, तटस्थ हो जाओ, साक्षी हो जाओ, आते जाते देखो, पर फिर भी ये अनुभव में नहीं आता। बिकॉज वॉट आई नो, जो मैं समझ पाया हूं और जो मैं जीवन में अनुभव करता हूं, इन दोनों में अंतर है। अनुभव तो ये करता हूं मुझे गुस्सा आ रहा है, अनुभव तो मैं करता हूं मैं मोटा हो रहा हूं, अनुभव तो करता है मैं ये सब हो रहा हूं। अनुभव में ये आता है और बुद्धि से हम जानते हैं कि ये सब तो बादल आते जाते हैं। इसी को अनुभव करने के लिए मेडिटेशन अनिवार्य होता है, ताकि आप उसको एक्सपीरियंस करें। इसीलिए कर्म योग के बाद उपासना योग महत्वपूर्ण है। हम उपासना योग में, ध्यान में उसको महसूस करें। तो मेडिटेशन इज स्पिरिचुअल रिकंसिलेशन। तो नॉलेज जो हमने पाया है उसको अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस से महसूस करें। इसी ज्ञान साधना को मेडिटेशन कहते हैं। इससे एक्सपीरियंशियल नॉलेज मिलना चालू होता है। सो ये सूत्र 3 है, इसको अभी आज हम और गहराई से एक मेडिटेशन से समझेंगे। अब इसके आगे सूत्र 4 में महर्षि पतंजलि कहते हैं व्रति सारूप्यम इत रत्र।
इतरत्र मतलब दूसरे समय में, मतलब जब चित्त की वृत्तियों का स्थिर नहीं होती, जब चित्र की वृत्तियां स्टेबल नहीं होती, उस समय की बात कर रहे हैं। जब चित्र की वृत्तियां रुक जाती हैं तो आत्मा स्वयं में स्थापित हो जाती है, ये बात तो हो गई। पर जब चित्त की वृत्तियां नहीं रुकती, मैं चित्त के साथ मूव करने लगता हूं, तब क्या होता है? अगले श्लोक में यही बता रहे हैं। इतरत्र जब दूसरे समय क्या होता है? दृष्ट वृत्ति सारूप्यम, दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप हो जाता है। तो बाकी समय क्या होता है? जब हम भी अगर मूव करने लगे मन के साथ, तो जैसा मन वैसा हम हो जाते हैं। जब हम साक्षी भाव नहीं रख पाते, दृष्टा भाव नहीं रख पाते, तब हम भी भावों और विचारों के साथ विचरण करने लगते हैं, और भाव और विचार ही हमें परिभाषित करने लगते हैं। जब हम इन्हीं वृत्तियों के साथ ही जुड़ जाते हैं, मैं कहूंगा मैं मोटा हूं अगर शरीर मोटा है तो, मैं कहूंगा मैं दुखी हूं अगर मन दुखी है तो, मैं कहूंगा मैं अनलकी हूं अगर विचार ऐसा आया है तो, मैं सब कुछ खुद पे आरोपित करने लगता हूं। तो ये सूत्र 4 में इग्नोरेंस के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप इस रोल से अलग है, और हम रोल को ही स्वयं समझने लगते हैं। जैसे सोना रिंग के रूप में मोल्ड हो जाता है, तो रिंग सोना है ये कहना सही है, पर सोना केवल रिंग है ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कॉन्शियसनेस किसी ऑब्जेक्ट में मोल्ड होती है तो वो ऑब्जेक्ट ही कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं है। पर जब हम ऑब्जेक्ट को ही स्वयं से देख एक का आकार कर लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और फिर जीवन कठिन होने लगता है। कैसे कठिन होता है हम बताते हैं। देखिए, जब हम अपने आप को आरोपित कर लेते हैं किसी भी शरीर से, ऑब्जेक्ट से, मैं जमींदार हूं, मैं फला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं दोस्त हूं, मैं नौकर हूं, मैं मालिक हूं, जो भी मैंने खुद को बोल दिया मैं, ये शरीर के अलावा, तो होता यह है कि जब मैं खुद को तो जानता नहीं, मैं खुद को गलत आरोपित कर रहा हूं। जब मैं खुद को जानता नहीं, तो मुझे दूसरे लोग चाहिए ये बताने के लिए कि मैं कौन हूं, तो मैं दूसरों की ओपिनियन पर निर्भर करने लगता हूं, और मुझे दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है ताकि लोग मेरी तारीफ करें, और फिर लोगों की तारीफ के अनुसार मैं अपनी सेल्फ इमेज बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद को यही शरीर मान रहा हूं। इस शरीर को 10 लोगों ने बुरा कह दिया तो मैं बुरा हूं, इस शरीर को 10 लोगों ने अच्छा कह दिया तो मैं अच्छा हूं, ये होने लगता है। ये कैसे होता है? चलिए एक रियल लाइफ इंसिडेंट लेते हैं। एक एक ऐसी महिला का एक केस लेते हैं जो जॉब करती है। हम जानबूझ के कई उदाहरणों में महिला का ही उदाहरण इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बात हमें हमेशा से लगती है कि एक महिला इस आधुनिक समाज में, या महिला इस प्लेनेट के उसके एग्जिस्टेंस में कई ऐसी चुनौतियों का सामना करती है जो पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे फिजिकली वो एक मां बनती है, शी डिलीवर्स अ बेबी, तो फिजिकली वो उस पेन से गुजरती है जिसको पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका उसके शरीर पे भी असर होता है, उसके शरीर के शेप पे, उसके शरीर की स्ट्रेंथ पे भी असर होता है। ये पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता। पर्सनली भी, फिजिकली नहीं, केवल पर्सनली भी बच्चों की जो अपेक्षाएं मदर से होती हैं, बच्चे इतने डिपेंडेंट होते हैं, पुरुष पे उतने डिपेंडेंट भी नहीं होते कई बार। तो वो भी अपेक्षाएं एक महिला को पूरी करनी होती है अपने बच्चों की निर्भरता की। सामाजिक रूप से भी पिछले 4000 साल से लड़कियां सामाजिक बायस से भी लड़ती हैं कि पुरुष बेहतर मैनेजर होते हैं और लड़कियों में ये कमी है, वो कमी है। ऐसा भी 4000 साल से चलता आया है। और प्रोफेशनली भी महिलाओं से अपेक्षा किया जाती है कि वो अपने करियर को सेक्रीफाइस करें अपने परिवार के लिए। ये पुरुषों से अपेक्षा नहीं की जाती। तो कई बार तो हमें लगता है पुरुष एक एटर्नल रिजर्वेशन उन्हें मिला हुआ है। जो लोग रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं उन्हें इस पर सोचना चाहिए। पुरुषों को एक एटर्नल रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसलिए अगर मान लीजिए एक स्त्री और एक पुरुष एक बराबर पद पे आ गए हैं,
तो ये मानिए उस महिला ने उस पद तक आने पे बहुत ज्यादा मेहनत की है पुरुष की तुलना में, क्योंकि इतनी सरल नहीं है उसके उस पद पे आना। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे जब मेरा मन मैं अपने आप को उस रोल से आइडेंटिफाई कर लेता हूं, मन से आइडेंटिफाई कर लेता हूं, तो क्या होता है। चलिए सुबह से शुरू करते हैं। 5 बजे अलार्म बजा, ठीक। तो ये जो भी लेडी है इनका नाम रख लेते हैं मिसेस एक्स, ठीक। ये मिसेस एक्स या मिस एक्स जो भी कुछ का नाम रख लिया। तो ये जो महिला है ये अलार्म बंद करके सो गई 5 बजे, ठीक। नींद आ रही थी इन्हें, बहुत थक गई थी। तो फिर नींद खुली नहीं, फिर सीधे 7 बजे नींद खुली। ये एक मेट्रो की घटना है। मेट्रोज में तो आप जानते हैं जीवन कितना भागा दौड़ी का होता है। तो एकदम से 7 हड़बड़े करके उठे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे लेट हो रहे थे। बच्चों ने रोना चालू कर दिया, तो बच्चों को डांटा, उसका गिल्ट और हो गया मन। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चों को डांटा, हमने आपको कहा सुबह से लेकर शाम तक हम अप्रिशिएशन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मुझे इस रोल को जस्टिफाई करना है। तो मां के रोल में 3 हम कहते हैं स्टैम्प्स इकट्ठे करते हैं। स्टैम्प मतलब 3 ठप्पे। एक होता है ब्लैक स्टैम्प मतलब बुरा, एक होता है व्हाइट स्टैम्प मतलब ओके, एक होता है गोल्डन स्टैम्प मतलब अच्छा। तो जैसे ही मैं सुबह लेट उठी, बच्चों को खूब डांटा, तो कौन सा स्टैम्प मिला मैंने खुद को, मुझे कौन सा स्टैम्प मिल गया, ब्लैक, बैड, गलत किया मैंने, कोई बात नहीं। 7:30 बजे वहां पहुंचे बच्चों की बस तक, वो बच्चे की बस पहले ही जा चुकी थी। अब बच्चों की बस निकल गई है 7:30 बजे, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। अब कार चला के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। अब कौन कौन सा रोल ले लिया, ड्राइवर। अब ड्राइवर का रोल लेके जब स्कूल पहुंचे, स्कूल के दरवाजे बंद हो चुके थे। हॉर्न बजाया बाहर, तो पीछे से एक गाड़ी और हॉर्न बजा रही थी। स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी वो पीछे से हॉर्न बजा रही थी, क्योंकि उनकी कार अंदर पार्क होती थी। अब एज ए ड्राइवर भी मैं लेट हो गई, अगेन दूसरा स्टैम्प मिल गया, बैड। जैसे तैसे बच्चों को छोड़ा, 8:30 तक घर वापस आए सुबह, तो पता पड़ा मेड नहीं आई आज। अब मेड नहीं आई, अब फिर सारा खाना बनाओ। अब मेड नहीं आई तो पूरा खाना वाना बनाया, तो खाना खाते खाते ससुर जी ने या सास जी ने कह दिया थोड़ा जल्दी भी उठा करो। ऐसा किस चीज का आलस, एक और स्टैम्प, ठीक। ये चौथा स्टैम्प लग चुका है सुबह से, बैड। बैड डॉटर इन लॉ, फिर मेड भी नहीं आई, वो भी स्टैम्प। 9:30 बजे तक खाना बना के ऑफिस भागे। अब भागते भागते जैसे ऑफिस पहुंचे, ऑफिस भी लेट पहुंचे, देखा मोबाइल पे बॉस के ऑलरेडी 2 मिस्ड कॉल थे। अब जब बॉस के 2 मिस्ड कॉल थे, तो बॉस ने भी नाराजगी व्यक्त की। जब बॉस से मिलने गए ऑफिस में, फिर से एक और स्टैंप लग गया। अब स्टैम्प कौन सा, सबऑर्डिनेट। मैं उन रोल्स को ही खुद को आइडेंटिफाई करती जा रही हूं कि मैं ही ये रोल हूं, ठीक। तो अब एक और ब्राउन या ब्लैक स्टैम्प मिल गया, गंदा सबऑर्डिनेट। तो सुबह से बैड मदर, बैड मेड, बैड ड्राइवर, बैड डॉटर इन लॉ, बैड सबऑर्डिनेट, लग गए स्टैम्प्स। आगे देखिए, अभी दिन खत्म नहीं हुआ, ठीक। अब बॉस ने नाराजगी कर ली, बॉस ने डाटा की कई, और फिर बॉस ने बताया भी कि आपने जो शीट दी थी उसमें कई गलतियां हैं। 11:30 बजे तक ये डांट वाट भी पढ़ के जैसे तैसे काम में होश में आए, तो 12:30 बजे पता पड़ा कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं और उनके प्रोग्राम की एंकरिंग आपको करनी है। अपने आप पे लेके जरा इसको देखिए। अब आपको पता पड़ा प्रोग्राम की एंकरिंग आपको करनी है। फिर आपको यह पता पड़ा कि आपकी जो कलीग है उसको 2 दिन पहले से पता था, पर उसने बताना जरूरी नहीं समझा आपको। और अब एकदम से आज ही एमडी आ रहे हैं, आप एंकरिंग करेंगे, इतने कम समय में तैयार कैसे करेंगे। आपने जैसे तैसे तैयारी करी एंकरिंग की, और जब आपने एंकरिंग की तैयारी करी और उसके सामने आपके मन में बार बार यही आ रहा है बॉस क्या सोचेंगे, एमडी के सामने अच्छा होगा नहीं होगा। ऐसे में 2 बज गए। 2 बजे तक मेड आ गई घर पे। मेड का फोन आया, हाफ डे में मेड आई कि बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे आ गए स्कूल से और लड़ रहे हैं आपस में किसी बात पे। तो बच्चों को फोन लगा के तेज बच्चों को डांटा, तो गिल्ट और बढ़ गया। सुबह भी डांटा, शाम को डांटा, एक और स्टैम्प बैड। अभी दिन खत्म नहीं हुआ। अब 3 बज गए दोपहर के, एक सबऑर्डिनेट आया और उसने बोला कि मैडम ये काम तो नहीं हो पाएगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और थोड़ा सबऑर्डिनेट को भी डांटा, उससे थोड़ी हॉट टॉक हो गई। अब एज ए बॉस भी दिन अच्छा नहीं बीत रहा है, सबऑर्डिनेट से भी हॉट टॉक हो गई। 4:30 बजे एमडी आ गए, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया।
स्पीच दी, पर जैसे तैसे जैसी तैसी स्पीच दी, क्योंकि तैयारी के लिए समय मिला ही नहीं था। तो ओके स्पीच दी, तो फिर एक वाइट स्टैम्प मिला, गुड का तो मिल ही नहीं पाया, और समय तैयार करते तो अच्छा रहता। 5:15 घर के लिए निकले, फिर रास्ते में ह्यूज ट्रैफिक जैम था, मेट्रोस का लाइफस्टाइल बता रहे, ह्यूज ट्रैफिक जैम था। अब एज ए ड्राइवर आप फंसे फंसे 7 बजे तक घर पहुंचे। अब घर पहुंचे, फिर से खाना बनाया। अब जब खाना बनाया एज ए कुक, 8 बजे खाना खाते खाते हस्बैंड ने कहा खाना अच्छा नहीं बना है। तो अब पूरा जितना सब्र का बांध था वो टूट गया। हस्बैंड को कुछ बोल दिया। अब जब हस्बैंड को कुछ बोल दिया तो 8:30 बजे हस्बैंड से बहुत हॉट टॉक हो गई। 9 बजे बच्चों की डायरी खोल के देखी तो पता पड़ा उनमें से एक बच्चे का कल टेस्ट है, मैडम ने कहा, अब उसे पढ़ाना है। अब थके हारे बच्चों को पढ़ाने बैठे तो बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अब उसको सुबह से 2 बार ऑलरेडी डांट चुके हैं, उसके टेस्ट के लिए उसे पढ़ाना है, उसको चुप कराना है। जैसे तैसे उसे डांट डपट के पढ़ा पढ़ू के रात को 10:30 बजे जब लेट के आंखें बंद की तो मन में आया, नो बडी लव्स मी, आई एम सिक ऑफ फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस, आई कांट कीप एवरीबडी हैप्पी, मुझसे तो नहीं हो सकता। अभी क्या हो रहा है, मैं अपने आप को हर रोल से आइडेंटिफाई करता जा रहा हूं। अगर मैं अपने जीवन को इसी तरह से जीता रहूंगा तो बर्नट आउट हो जाऊंगा। ये सब रोल्स हैं, और रोज सुबह मैं निकलता हूं स्टैंप कलेक्ट करने के लिए, खट खट खट। हर जगह हर रोल में मुझे स्टैंप चाहिए। कौन से? ब्लैक स्टैंप, व्हाइट स्टैंप एंड गोल्डन स्टैंप। रोज मुझे गोल्डन स्टैंप चाहिए होते हैं। अब दिन भर के बाद मैं कलेक्ट करता हूं मेरे पास कितने गोल्डन स्टैंप हुए। कई बार दिन भर के बाद एक भी गोल्डन स्टैंप नहीं आता, तो मैं कहता हूं आज का दिन बहुत बुरा गया। कई बार ऐसा होता है 1-2 गोल्डन स्टैंप आते हैं, बाकी ब्लैक स्टैंप आते हैं, तो लगता है कि दिन खराब गया। और कई बार ज्यादा ब्लैक स्टैंप आ जाते हैं। तो ऐसे रोज की मेरी जीवन एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है। तो यही योग सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं, जब आप रोल से आइडेंटिफाई करने लगेंगे, जब आप दृष्टा भाव नहीं रखेंगे और जो रोल है बस आप समझ वही बन जाएंगे, तो क्या होगा, आप उसके साथ ही रोलर कोस्टर राइड में चले जाएंगे। सूत्र 4 में उन्होंने कहा, दूसरे समय मतलब जब आप वृत्तियों के अनुरूप बहते हैं तो दृष्टा की वृत्ति के दृश्य स्वरूप हो जाता है। जब आप स्थिर नहीं होते तो आप अपने आप को कभी मेड, कभी सबॉर्डिनेट, कभी ऑफिसर, कभी कभी बॉस, कभी मदर, कभी वाइफ, कभी हस्बैंड, कभी सबॉर्डिनेट, कभी फ्रेंड, यही मानते रहेंगे और उसमें जो स्टेम मिले वैसे अपने जीवन को डिफाइन करते रहेंगे। अंततः जीवन की शाम आ जाएगी और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है, जैसा सूत्र 3 में कहा, कि हम दृष्टा भाव रखें, वृत्तियों में दृष्टा भाव, वृत्तियों को दृष्टा से देखें। सत वृत्ति, सतोगुण वृत्ति कौन सी होती है? जब मन खुश होता है उसको भी दृष्टा भाव से देखें। मन शांत होता है उसे दृष्टा भाव से देखें। मन बैलेंस्ड है, मन कंट्रोल्ड है। फिर जब रज आता है उसको भी दृष्टा भाव से देखें। आज शरीर में बहुत ऊर्जा है, आज मन बहुत उत्साहित है। मन कभी पैशनेट होता है, एक्साइटेड होता है, इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, ये सब मन है। फिर कभी मन डल होता है, दुखी हुई, तामसिक वृत्तियां आ गई। मन डल है, दुखी है, लो फील कर रहा है, लेथार्जिक फील कर रहा है। सो इस तरह से सूत्र 4 में महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि यदि आप अपने आप को वो रोल ही समझ के जीवन जिएंगे तो आपका बर्नट आउट तय है, क्योंकि आप पूरा जीवन स्टैंप इकट्ठा करने में लगाते रहेंगे। इसीलिए जैसा सूत्र 3 ने बताया, साक्षी हो जाइए। किसी के किसी रोल की तारीफ करने से आप अच्छे नहीं होते और किसी के किसी रोल की बुराई करने से आप बुरे नहीं होते। अपने आप को पहचानिए। ये सब तारीफें और बुराइयां तो बदलती रहेंगी, ये तो बड़ी अस्थिर है। हम जानते हैं एक बच्चा, वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो उसका नहीं हुआ मेडिकल में। जब उसका मेडिकल में नहीं हुआ तो पड़ोसियों ने आके बोला, बेटा कोई बात नहीं, बड़ी कठिन परीक्षा होती है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तैयारी करना। वेरी गुड वेरी गुड। पड़ोसियों ने ढांढस बंधाया उसका। अगले साल फिर उसका मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ।
पड़ोसी अब ढांढस बंधाने तो नहीं आए, पड़ोसियों ने मन ही मन सोचा यार इसका पढ़ाई में लगता है उतना मन नहीं है, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। अब इस बच्चे ने तीसरी बार फिर से अटेम्प्ट किया, तीसरी बार भी इसका नहीं हुआ। पड़ोसियों ने अपने बच्चों को समझाना चालू किया, देखो ऐसा है, ये जो भैया है इनकी संगत में मत रहना, ठीक, देखो ये 3 साल से कुछ कर नहीं पाए, बस बैठे हुए हैं, पता नहीं कहां इनका मन लगा हुआ है, ठीक, और इनकी संगत में मत रहना, इनके जैसे मत बनना। और आपका उदाहरण देना चालू कर दिया अपने बच्चों को, कुछ कर लो नहीं तो उनके जैसे हो जाओगे, देखो 3 साल से बैठे हो, ठीक। इतनी आलोचनाएं चालू हो गई। चौथे साल आपका सिलेक्शन हो गया, आप ऑल इंडिया मेडिकल में सेलेक्ट हो गए, एम्स में सेलेक्ट हुए सी। और जैसे ही एम्स में सेलेक्ट हुए, सबसे पहले मिठाई लेके पड़ोसी आए, अपने बच्चों को लेके आया और बच्चों को बोला ये देखो, इनको इनको आदर्श बनाओ, देखो धैर्य की प्रतिमूर्ति है, देखो परिश्रम की प्रतिमूर्ति है, देखो कितना इन्होंने परिश्रम किया, इनसे सीखो, इनके साथ रहा करो। आप किन ओपिनियंस की बात कर रहे हैं? किसकी ओपिनियंस की बात कर रहे हैं? इट्स वेरी टेम्पररी, इट वेरीज। इसीलिए यदि आप उन रोल्स में बहुत अप्रिशिएशन चाहते हैं तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और उनको भी धोखा ही दे रहे हैं। ये जरूरी है कि आप तटस्थ हो जाए, और इसी तटस्थ होने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। साक्षी बने रहे, सब कुछ आएगा और जाएगा, भाव विचार रोल भी आएंगे और जाएंगे, मैं मेरा रोल नहीं हूं। इट इज वन रोल दैट आई आइडेंटिफाई, आई एग्जीक्यूट। जैसे अमिताभ बच्चन किसी मूवी में कोई रोल करता है, पर उसके शाम को जब पैकअप होता है तो उस रोल से बाहर हो जाता है। इनफैक्ट रोल करते समय भी उसे पता होता है केवल रोल है। अगर आप बहुत ज्यादा एंगेज हो गए रोल में, तो सूत्र 4 में उन्होंने कहा कि आप वो रोल ही बन जाएंगे, उसके सारे दुख आपके दुख हो जाएंगे और आप जिंदगी भर सफर करेंगे। तटस्थ बने रहिए, आप एक अनंत यात्रा के यात्री हैं, वो ध्यान रखिए। चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन इसी भाव को आत्मसात करने के लिए करते हैं। इस साक्षी भाव, इस रुख पाने के भाव को एक छोटे से मेडिटेशन से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम उस साक्षी भाव को अपने अंदर ला सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। लेट्स हैव अ स्मॉल मेडिटेशन जिसमें हम, जो योग सूत्र के सूत्र 3 में उन्होंने कहा कि अपने स्वरूप में दृष्टा स्थापित हो जाता है, वो दृश्य से खुद को दूर कर लेता है कि जिसको भी मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तो चलिए इसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आराम से, जहां भी आपके आसपास कोई जगह हो जहां आप आराम से बैठ सकते हो, आप उस जगह को वहां जाइए और अपने आप को शांत स्थिति में, सुविधाजनक स्थिति में लेके आइए। और अब हम एक छोटे से मेडिटेशन में गहराई से उतरना शुरू करेंगे। गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, बहुत आराम से शिथिल कर दीजिए अपने शरीर। बिल्कुल रिलैक्स्ड। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीध में ले लीजिए। गहरी सांस लीजिए, उस सांस के साथ बने रहिए, छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए, उसी सांस के साथ बने रहिए,
साक्षी बनिए उस सांस की। महसूस कीजिए कैसे उस सांस आपके शरीर के अंदर उतर रही है, बाहर छोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए। साक्षी बनिए उसका, उस सांस के साथ बने रहिए। छोड़िए। अब अपनी सांसों को एक लय में पिरो लीजिए, एक रिदम में। सांसों के रिदम पे ध्यान दीजिए। रिदमिक ब्रीदिंग कीजिए, तारतम्यता लाइए, लय लाइए सांसों। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। इस लय को आत्मसात कीजिए। हर आती सांस के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। और अब एक और गहरी सांस लीजिए। और अब इस गहरी सांस के साथ अपने सीने को फूलता हुआ महसूस कीजिए। देखिए कैसे वो गहरी सांस आपके सीने में जा रही है, पूरे आपके सीने में भर रही है। और गहरी सांस लीजिए। हर गहरी सांस के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से विश्राम। अब और गहरे उतरे, गहरी सांस लीजिए। और अब इस सांस को अपने पेट तक जाती हुई महसूस कीजिए। बहुत अच्छा, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। देखिए कैसे सांस जाने से आपका पेट पूरी तरह से फूलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वापस अंदर जाता है। साक्षी बनिए इसकी, अपनी सांस की यात्रा के साक्षी बनिए। देखिए कैसी गहरी सांस आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपके पेट तक पहुंच रही है। कैसे पेट हर आती सांस से मोटा होता है, फूलता है, और हर जाती सांस से वापस बिछकता है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उन विचारों पर ध्यान देंगे जो आपके मन में उभर रहे हैं। 3, और गहरा, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। 2, और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने मन के पटल पे जो भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति जागरूक हो जाएंगे। 1, महसूस कीजिए उन विचारों को जो अभी मन के पटल पर उभर रहे हैं। उन्हें आने दें,
स्वीकार करें जो भी विचार आ रहा है। देखें किस तरह मन उन विचारों में उतरना चाहता है। मन उन विचारों पर मंथन करना चाहता है। कहीं दूर से देखिए कैसे मन उन विचारों को पकड़ लेना चाहता है। उन विचारों के इर्द गिर्द घटनाएं जोड़ देना चाहता है। बस दूर से देखते रहिए। देखिए कैसे मन उन विचारों के विषय को विस्तार देना चाहता है। जो भी विषय हो, भले वो भूतकाल के हो, वर्तमान के हो या भविष्य के, बस जागरूक बने रहिए। बस देखिए उस विचार को, देखते रहिए। या मन जो भी विचार पकड़ना चाहता है बस उसे देखते रहिए, कुछ मत कीजिए। भले ही वो निर्णय हो, कोई सपने हो, कल्पनाएं हो, बस जागरूक बने रहिए, साक्षी बने रहिए। देखिए, देखते रहिए। देखिए किस प्रकार मन कुछ विचारों के प्रति आकर्षित होता है और कुछ विचारों को वो दूर रखना चाहता है, उनसे विकर्षित होता है। बस देखते रहिए। देखें कैसे मन कुछ विचारों को स्वीकार करता है और कुछ को नकार देता है। केवल साक्षी बने रहिए। केवल देखें कैसे एक विचार मन पटल पर पैदा होता है, फिर मन से ही तो पोषित होता है और फिर मन में ही विलीन हो जाता है। उन विचारों का आना जाना देखें। जैसे बादल आसमान में आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही विचार इस मन रूपी आकाश में आते हैं, छा जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। जीवन पर्यंत यही सिलसिला चलता है। वो आते हैं, छा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। आप बस देखते रहिए। बहुत अच्छा, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, हम अपनी सांसों की ओर पुनः लौटेंगे। 3, एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। 2, फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कैसे उस सांस आपके पेट तक अंदर जा रही है। आपका पेट फूल रहा है हर जाती सांस के साथ और अंदर जा रहा है हर लौटती सांस के साथ। 2,
जैसे ही हम एक कहेंगे पूरी तरह से हमारा ध्यान हमारी सांसों पे आ जाएगा। एक, फिर से एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, कंप्लीटली रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस विश्राम की स्थिति में अपने मन में आने वाले भावों पर ध्यान दें। जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आपके मन के सामने आज जो भी भाव है वो स्वतः प्रकट हो जाएगा। 3, और गहरा उतरिए, मन में और गहरा उतरिए। 2, और गहरा। और हम जैसे ही 1 कहेंगे, आपके सामने स्वतः मन में एक भाव प्रकट होगा। 1, अपने मन के भावों पर ध्यान दें, आने दीजिए। कोई भी भाव हो सकता है, बस आने दीजिए। सुख का भाव या दुख का हो सकता है, बस आने दीजिए। खुशी का भाव या भय का भाव, बस साक्षी बने रहिए। शांति का भाव या शांति का, बस जागरूक बने रहिए। क्रोध का भाव हो या आशा या निराशा का भाव, कोई भी भाव हो, बस उसे आने, साक्षी बने रहिए। जागरूक रहे कि इस पल मन में कौन सा भाव आ रहा है, उसे केवल देखें, साक्षी बने रहिए, देखते रहिए। देखिए किस प्रकार मन कुछ भावों को पकड़ना चाहता है, उसमें उतरना चाहता है, उसको और महसूस करना चाहता है। और देखिए मन कैसे कुछ भावों को दूर करना चाहता है, बस देखते रहिए। देखिए कैसे वो भाव मन के पटल पर प्रकट हुआ, धीरे धीरे पूरे मन पर छा गया। और धीरे धीरे उसी मन में विलीन हो गया। जैसे बादल आसमान में आते हैं, बरसते हैं और पुनः विलीन हो जाते हैं, और आसमान साक्षी बना रहता है। उन भावों को भी गुजर जाने दें, साक्षी भाव बनाए रखें। साक्षी बने रहिए।
और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, हम अपनी सांसों की ओर वापस लौटेंगे। 3, डीपर, ऑल द मोर डीपर। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। 2, फिर से सांसों की ओर वापस। और जैसे हम 1 कहेंगे, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होगा। फिर से 1 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 और गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। 1 और गहरी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। सांसों के साथ चलिए। और अब जैसे ही आप एक सांस अंदर लेते, सांस अंदर लेते समय कहिए शिवोहम शिवोहम, मन ही मन कहिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और कहिए शिवोहम शिवोहम। और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़े कहिए मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम। फिर से गहरी सांस अंदर लीजिए और कहिए शिवोहम शिवोहम। सांस बाहर निकालिए और कहिए मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम। फिर से सांस अंदर लीजिए और कहिए शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम। शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम। शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम। और अब बहुत गहरी सांस लेंगे, हम ओम के उच्चारण के साथ जागरूकता की ओर लौटेंगे। तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। बहुत अच्छा। चलिए क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमने ये बात की कि सूत्र 3 में कहा कि जब सूत्र 2 में कहा चित्त की वृत्तियां के निरोध को योग कहते हैं। सूत्र 3 ने कहा कि जब वो निरोध हो जाता है चित्त की वृत्तियों का, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो हमने बात की फिर दृष्टा कौन है। तो शंकराचार्य के दृग दृश्य विवेक से हमने सीखा कि दृष्टा वो अंतिम देखने वाला है।
तो देखने वाला कौन है? तो दो प्रिमाइस है, जिसको भी मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं, और जिसको भी मैं देख सकता हूं उसकी क्वालिटीज उसी पर लागू होती हैं, मुझ पर नहीं। क्योंकि मैं मेरे शरीर को देख सकता हूं और इस कारण मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर की सारी क्वालिटी, शरीर का जेंडर शरीर पे लागू होता है, मुझ पर नहीं। पर फिर मुझे सेंसेशन क्यों महसूस होते हैं? ये नर्व फिनोमिना है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि शरीर के कमजोर होने से मैं कमजोर नहीं होता, दो अलग बातें हैं। शरीर के सुंदर होने से मैं सुंदर नहीं होता, और शरीर में विकृति आने से मुझ में विकृति नहीं आती। पर शरीर में जब लॉस होता है, शरीर में कोई दुर्घटना होती है, तो ये एक फैक्ट है जिसे डील किया जाना चाहिए, ना कि इससे भावों को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि शरीर में दर्द होता है पर सफरिंग मन में होती है। विद्वानों के शरीर में भी दर्द होता है, पर वो सफरिंग उससे नहीं जोड़ते। सफरिंग एक चॉइस है, पेन एक फैक्ट है। इसीलिए जीवन में हम जो अवॉइड कर सकते हैं वो है सफरिंग, और उसको हमें अवॉइड जरूर करना चाहिए सम्यक दृष्टि से। इसी तरह से माइंड और इंटेलेक्ट मैं मेरे विचारों को भी देख पाता हूं और भावों को भी देख पाता हूं, इसलिए मैं विचार और भाव नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मन दुखी है पर मैं दुखी हूं, ये कहना गलत है। तो पर मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि मैं दुखी हूं? क्योंकि कॉन्शियसनेस इलिमिनेट करती है। कॉन्शियसनेस जिस तरफ ध्यान देगी वो आपको महसूस होने लगेगा। पर अगर कॉन्शियसनेस सात्विक चीज पर अगर ध्यान दे, या फिर तामसिक वस्तु पर, तामसिक विचार पे अगर ध्यान जाता है, इससे कॉन्शियसनेस अच्छी या मैली नहीं होती, क्योंकि कॉन्शियसनेस अप्रभावी रहती है, अचिल्ला होती है। इसीलिए फीलिंग सैड इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप सैड फील कर सकते हैं, बट बीइंग सैड इज अ प्रॉब्लम। मन तो कुछ भी फील कर सकता है, पर यू डोंट बी इट। इसके गैप को अंतर कर पाना ही साक्षी भाव है। पर जनरली हम भावों के साथ बहने लग जाते हैं और साक्षी भाव मिस कर देते हैं। हम खुद भी बहने लग जाते हैं, और धरती के साथ अगर हम घूमें तो धरती का मोशन हम नहीं देख पाएंगे। इसी कारण हमें खुद को रोक के स्थिर होकर साक्षी भाव से देखना होगा। जब हम ये देख पाते हैं, इसी को कूटस्थ कहते हैं, अचला सांचे की तरह रही है, भाव आएंगे और निकल जाएंगे पर सांचा नहीं बदलता। और ये सब बातें इंटेलेक्चुअली समझ में आती हैं, पर भाव पर अनुभव में क्यों नहीं आता? वो मेडिटेशन उसके लिए जरूरी है। फिर सूत्र 4 में भगवान पतंजलि ने कहा कि दूसरे समय जब चित्त की वृत्तियां स्थिर नहीं होती, जब बहुत वृत्तियां होती हैं, तो दृष्टा वृत्ति के सदृश स्वरूप में ले चला जाता है। जैसी वृत्ति होती है वो खुद को वही मानने लगता है, भावों में विचार करने लगता है, खुद को मोटा, खुद को दुखी, खुद को अनलकी मानने लगता है। हमने पूरी एक केस स्टडी देखी कि कैसे जब हम में वृत्तियां होती है तो हम खुद को रोल से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और हम खुद को उसी रोल, वही वही रोल मानने लगते हैं। और उस रोल को चूंकि हम खुद को नहीं जानते, इसीलिए हमें दूसरों का वैलिडेशन चाहिए होता है। जितने लोग तारीफ करें वो हमारे लिए गोल्डन स्टैंप्स हैं, लोग बुराई करें वो ब्लैक या ब्राउन स्टैंप्स हैं। ओके, दिन जाना व्हाइट स्टैंप्स हैं। दिन भर अलग अलग रोल में मैं वो स्टैंप्स कलेक्ट करता हूं, और अंततः जब वो स्टैंप्स ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं कि दिन बुरा चला गया। कभी गोल्डन स्टैंप होते हैं तो मुझे लगता है दिन अच्छा चला गया। तो दिन भर बैगर की तरह आई कीप ऑन कलेक्टिंग द स्टैंप्स, इसी में मेरा पूरा दिन जाता है। और यही लाइफ को रोलर कोस्टर बना देता है, क्योंकि मैं वृत्तियों के सदृश खुद को मानने लगता हूं और साक्षी भाव खो देता हूं। योग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये साक्षी भाव विकसित कर लेना। और इसी कारण ये वृत्तियां भले सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, ये आएंगी और जाएंगी। आप बने रहे सात्विक, आप साक्षी बने रहे। इसी तरह के हमने एक मेडिटेशन में देखा कि किस तरह से हम साक्षी बने रहे। और चूंकि हम साक्षी बने रहे, तो हमने पहले शरीर पर ध्यान दिया, हमने सांसों पर ध्यान दिया, साक्षी बने रहे। फिर हमने विचारों पर ध्यान दिया, पर हम साक्षी बने रहे, वो आए और गए। फिर हमने भावों पर ध्यान दिया, हम साक्षी बने रहे। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चैतन्य बार बार अलग अलग जगह इल्यूमिनेट कर रहा था। उसने सांसों पे रोशनी दी तो हम सांसों पे ध्यान देने लगे, उसने विचारों पे रोशनी दी तो हम विचारों को महसूस करने लगे, उसने मन भावों पे रोशनी दी तो हम भावों पर विचार करने लगे। तो यही टॉर्च है, यही हमारी कॉन्शियसनेस है, यही दृष्टा है, यही आत्मा है, यही हम है, यही चैतन्य है, यही पुरुष है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।